गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही शानदार वीडियो लेकर चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अंग्रेजी लिखना और बोलना अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हो तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत सारे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो उनका बेसिक नहीं कंप्लीट होता है। इसके कारण क्या होता है, को प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहचान जानते हुए भी, जैसे हम लोग जानते हैं कि क्रिया के अंत में ता है, ती है रहता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे देखिए सेंटेंस हम लोगों के सामने है कि मैं उसे बरसों से जानता हूं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा। अब आप देखिए इसमें ता है लगा है, इसके बावजूद भी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा। इस सारे अब ये सेंटेंस किस टेंस में बनेगा इसको मैं बताऊंगा अंत में। दूध उजला होता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। वह उदास रहता है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, जो बच्चे 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, या 9th में है, या 10th में है, 11th में है, अगर वो कंपटीशन देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं, तो उनका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। केवल वो मान करके बैठ जाते हैं कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, अगर लगा रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो उस कंसेप्ट पे हम बात करेंगे इस बेसिक पॉइंट के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एडवांस लेवल के लिए, ताकि कंपटीशन आप बीट कर सके, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सके, प्लस वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम बहुत बेटर अंग्रेजी बोल सके। इसके लिए ये हम लोग बात करेंगे। अब ये सेंटेंस है कि मेरा दोस्त प्रतिदिन पढ़ता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। वह पान नहीं खाता है, चबाता। इसमें देखिए है नहीं लगा है, इसके बावजूद भी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता चाहे उबलता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी कि ये 3 सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, और ये 3 सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है कि हमको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है। क्योंकि ये देखिए इस सेंटेंस प्रेजेंट में तो है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है ये तीनों। और टेंस का सीधा संबंध मुख्य क्रिया से, मेन वर्ब से है, क्रिया से संबंध है। जैसे खाना, पीना, हंसना, खेलना, रहना, नाचना, दौड़ना, उससे है। तो जिसमें वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है V5, अच्छा, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, चाहे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, इस बेसिक पॉइंट को, उस पर हम बात करेंगे। तो वो सेंटेंस V5, और जो सेंटेंस पहले टाइम, आप पहले खूब बढ़िया से समझ लीजिए कि टाइम में और टेंस में क्या अंतर है। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात करेंगे, और ये आपकी वीडियो सबसे ही अलग होगी। थोड़ा सा समझेंगे तो मुझे ये दावा है कि आप अब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए टाइम में, टाइम क्या है चीज कि अगर टाइम है तो इस टाइम को हम लोग, टाइम को 3 भाग में मानते हैं कि प्रेजेंट एक टाइम होता है, एक टाइम जो होता है वो पास्ट होता है, और एक टाइम जो होता है वो फ्यूचर होता है। इसको हम टाइम बोलते हैं। इस टाइम में यानी कि मैं यहाँ पे हूं, जिस आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो भले ही टेंस में हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है। अब इसको टेंस में बदलने के लिए, टेंस बदलने के, प्रेजेंट को एक टेंस बदलने के लिए 4 फॉर्म का यूज किया गया है। जैसे कि इंडेफिनिट वर्ड का यूज किया गया है। इंडेफिनिट का वर्ड यूज करते हैं, या हम सिंपल बोलते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस बोलते हैं या प्रोग्रेसिव बोलते हैं। कंटिन्यूअस करते हैं या प्रोग्रेसिव बोलते हैं। और सी हम लोग परफेक्ट होता है, और डी जो हम लोगों का होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो प्यारे बच्चों ये समझने की कोशिश करिए कि इस प्रेजेंट को, टाइम को, इस प्रेजेंट टाइम को हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। इस पास्ट टाइम को हम लोग 4 भाग बांटते हैं, और फ्यूचर टाइम को हम 4 भाग में बांटते हैं। जब इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस टाइम को जब हम 4 भाग बांटते हैं, तो इसका 4, इसका 4, इसका 4, टोटल हम लोग का 12 टेंस होता है। तो उस 12 टेंस में से पहला टेंस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और टेंस का संबंध मेन वर्ब से है। पहले समझिए, सबसे पहला कंसेप्ट, टेंस का संबंध मेन वर्ब से है। प्रेजेंट का संबंध किसी भी है से है।
प्रेजेंट का संबंध है से है, ओ से है, हूं से है या हैं से है, ये समझिए आप। पास्ट का संबंध था और थी से है, था और थी से, और फ्यूचर का संबंध गागे भी से है। तो इस तरह से अगर ये सेंटेंस है कि मैं उसे वर्षों से जानता हूं, तो ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है कि मैं उसे वर्षों से जानता हूं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। अब हो सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, ये प्रेजेंट में है। दूध उजला होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, यानी कि टाइम प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये सेंटेंस है कि वह उदास रहता है, तो ये उदास रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा, इसमें वर्ब का पास्ट फॉर्म नहीं लगेगा, लेकिन इज एमआर लगेगा। इज एमआर यानी कि है शब्द है तो ये लगेगा। तो इस पे एक चर्चा, इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 हम लोगों ने समझा कि टाइम को, समय को हम लोगों ने, एक कंसेप्ट होता है टाइम, उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। उस टाइम को अपनी सुविधा के लिए 4 भागों में बांटे हैं, जिसे हम सिंपल या इंडेफिनिट कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। उसमें से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पर चर्चा करेंगे और उसको हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लंबा इन द सेंस 15 मिनट का होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस सेंटेंस की पहचान के लिए। इस पहचान के लिए सबसे पहले जो बेसिक लेवल में है, और हमको इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पहचान। और इस सेंटेंस की पहचान यही है कि अगर क्रिया हो, आप समझिए क्रिया, इस क्रिया के साथ जो है, ये वर्ड पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा चीज है। हम लोग बचपन में अगर पढ़ते होंगे तो पढ़े हैं कि क्रिया के साथ केवल पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिया का संबंध खाना से है, पीना से है, दौड़ना से, जिसे हम करते हैं, उसके साथ अगर ता है लगा रहता है, ती है लगा रहता है और ते है लगा रहता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के रूप में जानते हैं। पहला हम लोगों को जानना है। दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनको बताया जाता है, चाहे स्टूडेंट्स को बताया, एडवांस में थोड़ा बताया जाता है कि इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जो हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड हो, डेली रूटीन, जो डेली रूटीन हमारा हो या हैबिट हो, आदत हो, तो ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है बेटा, ठीक ना, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। इसका मतलब होता है कि जिसका अपवाद न हो, वह बात, वह मैटर, वह सेंटेंस जिसका अपवाद नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में उगता है, तो अब सूरज पूरा ब्रह्मांड में, यानी सॉरी देश, पूरी दुनिया में जहां भी उगता है तो पूरब में ही उगता है। अगर अमेरिका में भी पूरब में उगता है तो फ्रांस में पूरब में ही उगता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूध उजला होता है, तो दूध जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उजला ही होगा। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और हमारी साइंस से रिलेटेड, जैसे अभी हमने सेंटेंस से बोला था पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है, ठीक ना, बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, बरसात होती है। तो इस तरह की जो साइंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, उसको हम लोग करीब करीब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये ऐसा बताया जाता है, ये पहचान नहीं बताया जाता आज के मॉडर्न युग में। लेकिन हम लोग इस बेसिक पॉइंट को जरूर जानेंगे कि क्रिया के साथ, और क्रिया के साथ में सबसे पहले इस पहचान को बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए। अगर कहते हैं, ठीक ना, कि किसान मेहनती होते हैं, अब ये सेंटेंस किसान मेहनती होते हैं, तो इस किसान को ये नहीं कहा जा रहा है किसान यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, हियर द फार्मर इज नॉट वर्किंग, ये करना है, इसकी दशा को, कंडीशन को बता रहा है कि ये जो किसान होते हैं इनका स्टेट यानी कि अवस्था होता है कि ये मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे ये कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में ना हम V1 का यूज करेंगे ना V5 का यूज करेंगे।
ये सेंटेंस हमारा इज एम आर से बनेगा। तो जहां पर किसी भी व्यक्ति में ताहे लगा रहता है और कुछ कार्य नहीं करेगा, ऐसे सेंटेंस को हम इज एम आर से बनाते हैं, पहले माइंड में रखिए। और उस इज एम आर का हिंदी होता है या होती है होता है। दूसरा सेंटेंस अगर कहा जाए, ठीक ना, कि वह उदास रहता है, तो वह उदास रहता है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा कि यहाँ पे वह जो सब्जेक्ट है ये कुछ काम नहीं कर रहा है, यह सब्जेक्ट वह जो है कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उदास रहने की, इसकी होने की बात की, जिसकी अवस्था की बात की, किस अवस्था में रहता है, तो उदास की अवस्था में। उसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। देखिए क्रिया के साथ ता है, तियल क्रिया, इसमें क्रिया कहीं भी नहीं है, ये जो सब्जेक्ट है ये क्रिया कोई नहीं कर रहा है। यही सेंटेंस अगर हम कहें कि वह खेलता है, तो ये सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट असली मानेंगे। यही चीज बेटा सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 2 3 सेंटेंस में से ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है एक कार्य कर रहा है। और कौन सा कार्य कर रहा है? खेलने वाला। तो ये खेल वर्ड में, ये खेल क्रिया में ता लगा है, वही समझना है कि क्रिया के साथ ता है, ती लगा रहा है ये सेंटेंस। तो इसमें वर्ब का पांचवा फॉर्म चाहे वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे और इसको हम अब बनाने की बात समझेंगे। तो मुझे विश्वास है देखिए कि ये बात आपको पहले समझ होगी कि किसी भी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब कहेंगे, जो क्रिया उसके साथ लगा हो, यानी कि सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा है। अगर वो सब्जेक्ट कोई क्रिया नहीं कर रहा है, किसी अवस्था में है, तो उसका हम सेंटेंस इज एम आर से बनाएंगे। जैसे मैं हमेशा खुश रहता हूं, तो मैं हमेशा खुश रहता हूं तो मैं कार्य नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनी एक्शन। मैं हमेशा खुश रहता हूं तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे एम का प्रयोग होगा। तुम चिंतित रहते हो, तो तुम चिंतित रहते हो तो यू आर नॉट वर्किंग, आप काम नहीं कर रहे हो, यू आर वरीड, आर का प्रयोग करेंगे, चिंतित का वरीड हो गया, यू आर वरीड। दूध उजला होता है तो दूध कुछ काम नहीं कर रहा है, दूध सब्जेक्ट है, तो दूध उजला होता है इसमें ता है, तो इसमें सेंटेंस में इज का प्रयोग करेंगे, मिल्क इज व्हाइट। तो पहला और दूसरा स्टेप हम लोग समझे। अब इस सेंटेंस को बनाने की हम बात करेंगे, ठीक है। डेली रूटीन जहां तक बात होती है उसको समझिए, आदत को समझिए। जैसे देखो पहले, सबसे पहले कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब आपको यह समझना होगा कि जिससे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन का बोध हो, उसके साथ हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, पांचवा फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब पांचवा फॉर्म जो है उसका मतलब होता है कि किसी भी मेन वर्ब में उसमें एस लगा देंगे तो पांचवा फॉर्म है। जैसे देखिए रीड है, अब ये रीड जो है ये पहला फॉर्म है, समझ लीजिए इसको एकदम बढ़िया से समझिएगा। रीड जो है पहला फॉर्म है, और इस रीड में अगर हमने एस लगा दिया रीड, तो ये हमारा पांचवा फॉर्म हो गया V5। तो फिर वर्ब का पांचवा फॉर्म ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये सिंगुलर, यानी कि इसे भी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, सॉरी सिंगुलर वर्ब कहते हैं, इसे भी हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। तो जिस क्रिया में एस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है, यानी कि रीड में एस लग गया तो सिंगुलर वर्ब है। दो वर्ड और जानना होगा कि किसमें एस नहीं लगता है, उसी के लिए पूरा हम परेशान रहते हैं। एक वर्ड जो होता है समझिए कि गो एक वर्ड होता है, इसमें सिर्फ ईएस लगता है, गोज, V5 बनाने की, बस ये याद कर लीजिए गोज, इसी के लिए एस और एस कहा जाता है। एस मत कहिए, सिर्फ एस कहिए कि किसी भी मेन वर्ब में अगर हम सिर्फ एस लगा देंगे तो वर्ब V1 से V5 हो जाता है। एक अपवाद में जियो गो, जिसमें ओ लगा रहता है, इसमें एस लगाते हैं। और दूसरा एक याद करना है ट्राई, देखिए TRYY, अगर ये TRY है तो इस V1 को V5 बनाने के लिए TRY को हटा करके हम IES जोड़ देते हैं, तो ये V5 हो जाता है। बस ये दो आप याद कर लीजिए कि गो में गोज लगाते हैं, ट्राई यानी कि जिसमें वाई लगा रहता है। जैसे क्राई, क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना, चाहे रोना। अब इसको V1 को V5 करना होगा तो हम क्या करेंगे, क्राइज। तो बस ये समझ लेना है, बस यही दो वर्ड, आपका V1 V5 क्लियर हो गया। V1 V5 तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है,
और ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस हो, ये कबूल हो, जैसे कहा जाए कि वह लड़का दूध पीता है। तो वह लड़का दूध पीता है, तो यहाँ पे वह लड़का सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जो है कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? पीने वाला कार्य कर रहा है। यानी कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि पीना शब्द में ता लगा है। और वह से दैट लिखेंगे और दैट के साथ बॉय लिखेंगे, और इससे एक लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ब का फर्स्टवा फॉर्म पीता है का ड्रिंक्स लिखेंगे, DRIN ड्रिंक। ये V1 है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है इसलिए इसमें इस लिखेंगे। तो दैट बॉय ड्रिंक्स, और दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं इसलिए यहाँ पे मिल्क लिखेंगे। इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी नाउन यहाँ पे लिखेंगे उसके पहले ए और एन चाहे द का प्रयोग आर्टिकल किया जाता है, लेकिन अगर किसी नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं, उसके पहले नहीं लगता है। तो वह लड़का दूध पीता है, दैट बॉय ड्रिंक मिल्क। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद अब हम लोग समझेंगे बेटा कि प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसी टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कहा जाए कि वे लड़के अंग्रेजी बोलते हैं, वे लड़के अंग्रेजी बोलते हैं। तो वे लड़के जब अंग्रेजी बोलते हैं तो वे लड़के, तो वे का इंग्लिश हम दोज लिखेंगे और लड़के का इंग्लिश हम बॉयज लिखेंगे। किसी भी नाउन को अगर प्लूरल बनाना होगा तो उसमें भी यस लिखते हैं। तो दोज बॉयज, वे लड़के। अब वे लड़के से दो का बोध हो रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कि जो एक से अधिक का बोध कराए। अब यहाँ पे V1 बोलना का स्पीक लिखेंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे। तो दोज बॉयज स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को भी हम नहीं गिनते हैं। ये आपका 11th क्लास में कई बार आया है कि किसी भी भाषा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो दोज बॉयज स्पीक इंग्लिश, वे लड़के अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आर्टिकल चैप्टर में हम लोग देखेंगे। दोज बॉयज स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों को पहचान समझ में आ गई होगी। क्रियाक्रम में होती है। अब डेली रूटीन की बात है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब कि साधारण सा कोई भी वाक्य अगर हम बोलते हैं और उसके साथ ताहे लगा रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इस टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब डू। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का यूज कराते हैं, हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा। तो अब इस सेंटेंस को अगर हमको निगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो अफर्मेटिव से, तो हम लोग अपने मन से प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू वर्ड का यूज करेंगे। ये एकदम लिख लीजिए बढ़िया से, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। तो हमारा दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए, तो समझेंगे आप कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। जैसे सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे बेटा कि डज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ और नॉट, और डू का प्रयोग करेंगे उसके साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और जब डज और डू शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पांचवा फॉर्म लगाते थे वहां भी वर्ब का पहला ही फॉर्म रहेगा और इसके साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म होता ही है। तो डज और डू कहीं भी दिखाई दे आपको, डज और डू अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई दे आपको, तो वहां पे वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है। अब सेंटेंस, अब देखिए एक वर्ड है मैं गाना नहीं गाता हूं। अब यहां पे जो
ठीक है, मैं गाना नहीं गाता हूं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है मैं। अब मैं से अगर किसी से बोध होता है तो सिर्फ एक आदमी का बोध होता है। इंग्लिश में मैं एक ऐसा चीज है जिससे एक का बोध होता है, लेकिन इसी के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी कि आपको एक बहुत अच्छी तरह जानना है कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बावजूद भी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज होता है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव होता है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू होता है। आई वाज, आई एम, आई हैव, आई डू, यानी कि इसके साथ डू का यूज होगा। तो मैं गाना नहीं गाता हूं तो आई डू नॉट। कोई भी सब्जेक्ट हो नहीं लगे, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट का हम प्रयोग करेंगे। ये डज नॉट और डू नॉट आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डज को क्या, अगर इस सेंटेंस से क्या दिलवाना होगा तो डज जैसे ही लिखेंगे तो सेंटेंस क्या देगा, डू जैसे ही लिखेंगे तो सेंटेंस क्या देगा। और तब अगर हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उस सब्जेक्ट जब भी लिखेंगे, अभी जस्ट बताया हमने कि डज और डू कहीं भी दिखाई दे उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही होता है जो हम डिक्शनरी से याद करते हैं। V5 होता है जब उसमें हम एस जोड़ते हैं, दो वर्ड को जोड़ के, गो के साथ गोज, और ट्राई जिसमें वाई होता है उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो IES कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, वह लड़की खेलने जाती है, और वे लड़की खेलने जाती है, वह लड़की खेलने जाती है। अब इस वर्ड में अगर इस सेंटेंस में हम क्या लगा देते हैं, क्या, कि क्या वह लड़की खेलने जाती है, तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया और वहां पे सब्जेक्ट हो गया वह लड़की, और यहाँ पे जाती है यानी कि जाना क्रिया में ताहे लगा है, सिंपल सेंटेंस है, तो उस क्या के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम डज लिखेंगे, डज। और ये डज हिंदी क्या देगा, ये डज हिंदी क्या देगा, और वह लड़की का इंग्लिश में लिखेंगे दैट गर्ल। एक का बोध हो रहा है, डज दैट गर्ल। जाती है इंग्लिश V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जैसे ही डज या डू आएगा तो V1, तो वह लड़की जाती है। अब देखिए, खेलने, जिसमें ना नहीं लग जाए, जिस क्रिया में ना नहीं लग जाएगा उसके पहले टू वर्ड का यूज करेंगे, टू प्ले, तो हो गया खेलने। तो डज दैट गर्ल गो टू प्ले, तो क्या वह लड़की खेलने जाती है। अगर यही सेंटेंस रहता कि क्या वे लड़कियां खेलने जाती हैं, क्या वे लड़कियां खेलने जाती हैं, अगर क्या रहता कि क्या वे लड़कियां, तो वे लड़कियां से प्लूरल हो जाएगा, तो लिखते डू दोज। अब यहाँ पे दे का मत गलती करिएगा, दे गर्ल नहीं होता है, दोज होता है। दीज मतलब ये, दोज मतलब वे। दे मतलब वे लोग होता है, दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, तो डू दोज गर्ल। अब देखिए, जब ये प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग, तो डू दोज गर्ल्स गो, जाती है टू प्ले, खेलने। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। और एक बेहतरीन चीज जानना होगा कि अगर इस सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे टोटल तो 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, करीब करीब बेसिक पॉइंट में हम पढ़ा भी दिए हैं आपको, इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे कि टोटल इंट्रोगेटिव वर्ड्स 9 होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट। तो आप किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड को अगर यहाँ पे यूज करते हो, इंट्रोगेटिव वर्ड को आप यूज करते हो यहाँ पे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को बेटा, तो उसके साथ हम डू डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। अब जैसे सेंटेंस हो कि वह क्यों नाश्ता करता है। अब वह क्यों नाश्ता करता है,
तो इस क्यों शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वाई, और वह के साथ क्या लगेगा, डज। तो वाई डज ही, नाश्ता करना का इंग्लिश होता है टेक, तो वाई डज ही टेक ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वाई डज ही टेक ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ बनेंगे। अगर यही सेंटेंस रहता कि वह क्यों नहीं नाश्ता करता है, यहाँ पे क्यों नहीं रहता है, क्यों नहीं, तो एक बात अच्छी तरह से यहीं पे नोट कर लीजिए कि डू के साथ अगर हम नॉट लगाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसे कंट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, तो उसे डोंट बोलते हैं, डोंट। और डज के साथ अगर हम नॉट लगाते हैं तो उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में डजंट कहते हैं, यानी कि इस तरह से लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं कि वाई डजंट, यहीं पे हम लिख सकते हैं डजंट, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई डजंट ही टेक ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, वाई डजंट ही टेक ब्रेकफास्ट। अब कुछ सेंटेंस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे जो एक लेवल के लिए, जहां पे ताहे तीहे का यूज नहीं होगा, वहां पर हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस डेली रूटीन है, जैसे मान लीजिए कहना हो कि वे लोग 7 बजे दौड़ने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं। अब आपको क्या होता है कि एडवांस लेवल में आपको ये नहीं बताया क्रियाक्रम में ताहे थे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है, और उन स्टूडेंट को बेचारा बेसिक नहीं होता है, बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड, वो बचपन से उनको स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया जाता है, और उनको जो टीचर है वो बता देता है आपकी जो हैबिट होगी, जो आदत होगी, जो आपकी डेली रूटीन में होगी, उस डेली रूटीन को, इसी को एडवांस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांस। उसको ताहे तीहे नहीं बताया जाता है। तो उस सेंटेंस को कहा जाता है कि यार देखो बेटा, यही वे लोग 7 बजे दौड़ने जाते हैं, तो वे लोगों की एक आदत है ये, ठीक ना, चाहे एक डेली रूटीन में आ जाती है, एक डेली रूटीन में आ जाती है। तो इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको लिखेंगे कि दे, ऐसे बजा जाता है, दे गो, वे लोग जाते हैं, टू रन, दौड़ने, ठीक ना, 7 बजे, तो एट, अब बजे से तो पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग है, एट 7 o'clock, 7 बजे। अगर यही कहा जाए कि सुबह में जाते हैं तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से इनवर्सल ट्रूथ में, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में उगता है तो एक इनवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में उगता है, तो कहेंगे कि द सन, तो सूरज, किसी भी दुनिया में जो वस्तु अकेली है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो द सन राइज, राइज उठता है, चूंकि सन से एक का बोध हो रहा है इसलिए राइजेस लिखेंगे, इसमें एस लगा दिए। अभी बताया कि किसी में एस लगाएंगे तो V5 हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी के जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस हमारा उसमें टाइमिंग दिया है, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं। जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं, यानी कि बरसों से जानता आ रहा हूं, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जिसमें टाइमिंग दिया हो, और उस टाइमिंग तो कुल मिलाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंसेप्ट आप सबसे पहले जो किया है कि क्रिया में ताहे लगा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, तो उसमें हम V1 और V5 का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है तब हम उसमें V1 V5 नहीं करेंगे, उसको EJMR से हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे तुम हमेशा खुश रहते हो, तो तुम हमेशा खुश रहते हो, इसमें हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, मैं हंस नहीं रहा, तो कहेंगे कि यू आर ऑलवेज हैप्पी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।